हेलो एवरीवन। तो आज जो है अपने जो है हम लोग ईपीएफओ कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जो आप फॉर्म भरे होंगे ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी के लिए, ये दोनों का सेम सिलेबस है। तो इसीलिए जो है इन दोनों का जो है कोर्स को हम लोग साथ में जो है निपटाएंगे। तो दोस्तों, ये 50 डेज़ का जो कोर्स है, जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स के रूप में जो है आपको देने की कोशिश की है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे, आज इन बातों को मोटा मोटा हम लोग जान लेते हैं, जिससे आपको सरलता होगी। देखिए, कोर्स जो है जैसे यूपीएससी का आप लोग कोर्स करते हैं, वो वो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए होता है, जो आईएएस आईपीएस देते हैं पेपर। उसमें जो है पेपर का थीम होता है कि ऑब्जेक्टिव उसमें कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ सब्जेक्टिव मायने रखता है। ठीक है। और ये जो अपना एग्ज़ाम है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ हम लोग को बेसिक बातों को जानना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को जो है सॉल्व करना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो इसलिए जो है आज मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो है जैसे जो जीएस का सेक्शन है और ये जो और सब सिलेबस से अलग जो है अपना अकाउंट्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए नहीं है। तो इसके लिए जो है लेक्चर आपके आएंगे, जिससे बेसिक आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन जीएस सेक्शन आपके लिए नया नहीं है। ठीक है। वो जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसके साथ जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, तो उससे जो है इर्द गिर्द जो प्रश्न बनेंगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो 50 दिन में जो है पूरा यूपीएससी का कोर्स तो नहीं ख़त्म कराया जा सकता, लेकिन ये है कि ईपीएफओ का जो कोर्स है उसको आसानी से कवर कराया जा सकता है, जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू बेस्ड जो है ये पेपर होता है। तो इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे आपके, जो भी 120 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। तो उस पेपर से ही आपका काम बन जाएगा, बाकी आपको इंटरव्यू के लिए जो है फोकस करना है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यू बेस्ड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जो अपने लिए जो नया है, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब अकाउंट्स, ये सब जो है चीज़ें, इसको जो है हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इसके जितने एक्ट है, जैसे लेबर लॉ का ये एक्ट है, उसी तरीके से एक्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज से आपके कोर्स की शुरुआत हो रही है, तो आप लोग जो है अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए और चीज़ों को, जितना चीज़ें बताई जा रही है आप उसको देखिए और उसको बार बार देखिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ज़्यादा ज़्यादा जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है व्हाट्सएप पे हमको कमेंट करिएगा, फिर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए आज जो है शुरुआत करते हैं हम लोग। ये लेबर लॉ का जो है दोस्तों एक्ट आया था 2019 में, मजदूरी संहिता 2019, द कोड ऑन वेजेस 2019। ये एक्ट पारित हुआ था अपने संसद भवन में 2019 में। इसमें जो है अपने जो पहले जो है कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि पहले लेबर लॉ एक्ट में बहुत से एक्ट बने हुए थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो है बहुत से एक्ट बनाए गए थे। तो 2019 में जो है भारत सरकार ने जो है उसको मर्ज करके काफ़ी एक्ट को एक सम्मिलित करके एक एक्ट को जो है बनाया, जिसमें से ये जो मजदूरी संहिता 2019 है, ये जो हम लोग आज एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें चार जो है एक्ट को सम्मिलित करके ये एक्ट को बना दिया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 4 एक्ट जो है अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बेसिक थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि वो 4 एक्ट। देखिए, ये है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। ठीक है। दूसरा एक्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949। तीसरा है बोनस मजदूरी अधिनियम 1965। और चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो ये 4 जो है वेज कोड को सम्मिलित करके जोड़ के एक जो है ये एक्ट बनाया गया, मजदूरी संहिता 2019। तो देखा जाए इसमें क्या है, तो मजदूरी संहिता 2019 में जो है वो वेतन, बोनस और इससे संबंधित सभी श्रम विधानों में संशोधन कर
एक संहिता बनाया गया है। ठीक है, तो संहिता मतलब क्या होता है? संहिता मतलब नियमों, विधियों आदि का संग्रह। ठीक है, जिसमें जितने नियम हैं, कानून हैं, उसका एक संग्रह रूप होता है, उसको संहिता कहते हैं। तो मजदूरी संहिता 2019 में वेतन, बोनस और इससे संबंधित सभी श्रम विधानों में संशोधन कर एक संहिता बनाया गया। इसके अंतर्गत मजदूरी से संबंधित 4 विधेयकों को सम्मिलित कर एकरूपता प्रदान की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 4 ये जो वेज कोड है, इसको सम्मिलित करके एक कानून बनाया गया। तो कौन कौन सा है? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, फिर जो है दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949, तीसरा है बोनस मजदूरी अधिनियम 1965 और चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अब इसके हम लोग प्रमुख प्रावधान जान लेते हैं। इस संहिता में क्या क्या प्रावधान है और प्रमुख प्रावधान, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से जो प्रमुख बातें हैं वो आपको हमने इसमें नोट कर दिया है। तो यह संहिता सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। ठीक है, सभी कर्मचारियों पर ये प्रावधान लागू होगा। जैसे केंद्र सरकार में रेलवे, खानों और तेल क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए रोजगार संबंधित निर्णय करेगी। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार जो है, जिसके अंतर्गत रेलवे आता है, खान आते हैं, तेल क्षेत्र में जितने मजदूर काम करते हैं, जितने कर्मचारी काम करते हैं, उन पे ये प्रावधान लागू होगा। ठीक है, और राज्य सरकारें अन्य सभी रोजगार के लिए निर्णय लेगी। अब बाकी का जो बच्चा उस पर राज्य सरकारें निर्णय लेंगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम मजदूरी तय करेगी। जिस तरीके से समय चल रहा है, जैसे आज का 2023 का चल रहा है, तो 2023 के हिसाब से श्रमिकों का क्या जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से जो है मजदूरी जो है तय की जाएगी, न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि न्यूनतम मजदूरी अगर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने तय कर दिया, तो उससे कम वेतन जो है उनको कोई नहीं दिया जा सकता, चाहे कहीं भी जॉब कर रहे हों। ठीक है, जैसा कि केंद्र सरकार में बताया है, रेलवे, खान और तेल क्षेत्र जो है, और भी जितनी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, जहां भी जो मज़दूर वर्ग है, जो कर्मचारी हैं, जो न्यूनतम मजदूरी तय कर दिया गया, उसी के अंतर्गत उनको वेतन उससे कम नहीं दिया जा सकता, उससे ज़्यादा ही दिया जाएगा या उसके बराबर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसके अलावा यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि हर राज्य में अलग अलग जो है प्रावधान हो सकता है, अलग अलग मजदूरी तय हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अपना जो है, आप जान रहे हैं कि जो है अपने से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और साउथ इंडिया हुआ, नॉर्थ इंडिया हुआ, तो इस सारे क्षेत्रों में है, ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसा जो है न्यूनतम मजदूरी तय किया जा सके। हर क्षेत्र में जो है भौगोलिक स्तर के हिसाब से, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में अलग मजदूरी तय होता है, तो हर जगह अलग अलग अपना जो है सरकार न्यूनतम मजदूरी जो है तय करती है, उसके हिसाब से जो है चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी तय करने से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह ले सकती है और राज्य सरकारों से सलाह ले सकती है। तो न्यूनतम मजदूरी जो भी केंद्र सरकार तय करेगी, उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड जो है वो नियुक्त करेगी। तो वो सलाह लेने के लिए जो है एक टीम के रूप में वर्क करेगी, जो एक दूसरे को जो है रिसर्च करके आम जनमानस में जाके देखेगी कि कितना जो है न्यूनतम मजदूरी हो सकता है, तो फिर वो सरकार को सलाह देगी। ठीक है, और साथ में जो है राज्य सरकारों से भी जो है केंद्र सरकार सलाह लेगी, उसके बाद जो है न्यूनतम मजदूरी को जो है तय किया जाएगा। तो मजदूरी में वेतन भत्ता या मौद्रिक रूप में व्यक्त कोई अन्य घटक भी शामिल होता है। मजदूरी में वेतन भत्ता या मौद्रिक रूप में व्यक्त कोई अन्य घटक शामिल होता है। इसमें कर्मचारियों के लिए देय बोनस या कोई यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट एक ही है कि मजदूरी में जो दोस्तों है, जो भी मजदूरी पेमेंट मिलता है उसमें वेतन, ठीक है, वेतन भत्ता, ठीक है, मौद्रिक रूप में भी जो है मिलता है, लेकिन इसमें मजदूरी वेतन में कर्मचारियों के लिए जो है बोनस और यात्रा भत्ता को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मजदूरी में वेतन और भत्ता को शामिल किया जाता है, लेकिन उसमें बोनस जो देना है और यात्रा भत्ता ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये अलग से इसका प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी तय करते समय
केंद्र या राज्य सरकारें श्रमिकों की कौशल और कार्य की कठिनाई जैसे कारकों को ध्यान में रख सकती है। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी सरकार जब तय करेगी तो केंद्र और राज्य सरकारें जो है श्रमिकों का जो कौशल देता है, जो स्किल उस लेबर के अंदर जो है या कर्मचारी के अंदर क्या कौशल है, हैं, और कार्य की कठिनाई कैसी है। ठीक है, कोई कठिन कार्य होता है, कोई आसान कार्य होता है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तब जाके उसका जो है मजदूरी तय करती है कि इस क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए और इस क्षेत्र में जो वर्कर काम कर रहा है उसके लिए ये मजदूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्य के हिसाब से और कौशल के हिसाब से उनकी मजदूरी सरकार तय करेगी। मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक की करेंसी नोट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है। ठीक है, तो मजदूरी का भुगतान कैसे किया जा सकता है, मजदूरी किसी को कैसे दिया जा सकता है, प्रतिदिन के हिसाब से या सप्ताह में दिया जा सकता है या महीने के हिसाब से सैलरी दिया जा सकता है। ठीक है, किस रूप में दिया जा सकता है, करेंसी नोट, पैसा कैश दिया जा सकता है, चेक दिया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मोड जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अकाउंट में डाला जा सकता है। ये 3 मोड में जो है सैलरी को दिया जाता है। संहिता के तहत एक कर्मचारी के वेतन में जुर्माने, ठीक है, ड्यूटी से अनुपस्थित, नियोक्ता द्वारा दिए गए आवास, कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों की वसूली या कुछ अन्य आधारों पर वेतन की कटौती की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट में ये दिया हुआ है कि कर्मचारी जो है अगर अगर ड्यूटी पे नहीं आता है, छुट्टी लेता है, तो उसके जुर्माने के रूप में कुछ पैसा जो है काटा जा सकता है। ठीक है, नियोक्ता द्वारा, जो कंपनी का मालिक है वो अगर कर्मचारी या मजदूर जो है छुट्टी करता है तो उसके लिए वो वेतन काट सकता है। ठीक है, या अपने कर्मचारी को जो उसने आवास दिया है, ठीक है, या कोई उधार दिया है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो जो है वो उसका कुछ पैसा काट सकता है, जो भी चार्ज हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी वो जॉब करेगा, जहाँ नौकरी करेगा वो कर्मचारी और मजदूर, वहाँ कोई आवास उसको दिया जाता है या ड्यूटी पे छुट्टी करता है या कोई कुछ पैसा उसको ज़रूरत है तो उसने लिया है, तो वो उसके रूप में नियोक्ता जो है, नियोक्ता मतलब जिसने उसको नियुक्त किया है, ठीक है, जो मालिक होता है, ओनर, तो वो उस रूप में अपने हिसाब से जितना उसने लिया है उस हिसाब से अपना जो है कटौती कर सकता है। ठीक है, यह कटौती कर्मचारियों की कुल वेतन का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो नियोक्ता जो है, जो कंपनी का एक एग्जांपल बता रहे हैं कि कंपनी का मालिक है, तो ये जो कटौती इस चीज़ों के लिए करेगा, ड्यूटी में अनुपस्थित होने के लिए, आवास के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो ये जो है ये कर्मचारी के कुल वेतन का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना भी वेतन 10,000 मिलता है तो 5,000 रुपया से ज़्यादा का कटौती वो हर महीने में नहीं कर सकता है। ठीक है, 50% उसको देने ही होंगे, उस 85% में से काटेगा, फिर अगले महीने में फिर काटेगा अगर नहीं हो पाता है, लेकिन 50% ही सैलरी काट सकता है। ठीक है, सभी श्रमिकों को मजदूरी का 8.35% वार्षिक दर या 100 रुपये से अधिक बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो जो सभी श्रमिक है या कर्मचारी हैं, तो अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि साल भर में जो है उनको बोनस मिलता है। ठीक है, तो बोनस का जो पैमाना है वो अपने सैलरी का 8.35% जो है उनको वार्षिक बोनस दिया जाएगा। ठीक है, या 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया से अधिक, 100 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी सैलरी मिलती है उसका 8.35% बोनस दिया जाएगा, नहीं तो 100 रुपया से अधिक। ठीक है, ये पैमाना तय किया गया है। न्यूज अपने कुल लाभ का 20% श्रमिकों में उनकी मजदूरी के अनुपात से प्रतिवर्ष वितरित करेगा। ये लाइन मिस्टेक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख प्रावधान में आगे देखते हैं। केंद्र या राज्य सरकार एक सामान्य कार्य दिवस के लिए कार्य के घंटों को निर्धारित कर सकती है। ठीक है, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे असंगठित क्षेत्र में, उनके कार्य दिवस और कितना घंटा वो उस संस्था में काम करेगा, ये सरकार निर्धारित कर सकती है। ठीक है, यदि कर्मचारी सामान्य समय से अधिक कार्य करते हैं तो वह ओवर टाइम वेतन के हकदार होंगे, जो मजदूरी की समान दर से कम 2 गुना होना चाहिए।
ठीक है। तो कर्मचारी अगर सामान्य समय से अगर अधिक कार्य करता है, ओवर टाइम करता है, तो वो अपने वेतन का जो है 2 गुना पाने का हकदार होता है। ठीक है। तो कर्मचारी समान समय से अधिक कार्य करते हैं तो वह ओवर टाइम वेतन के हकदार होंगे और मजदूरी की समान दर से कम 2 गुना होना चाहिए। संहिता नियोक्ताओं को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करने से प्रतिबंधित करती हैं। कहने का मतलब ये जो एक्ट है, ये कानून जो है, ये जो नियोक्ता हैं, जो मालिक हैं, जो नौकरी पे नियुक्त करते हैं कर्मचारियों और मजदूरों को, उनके लिए ये है कि वो न्यूनतम मजदूरी जो भी सरकार तय करती है, अगर उनसे कम पेमेंट करते हैं वो मजदूर और कर्मचारियों को, तो ये गलत है। ये एक्ट में उसके लिए ये सज़ा का प्रावधान है। उनको न्यूनतम मजदूरी कर्मचारियों मजदूरों को देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक्ट ये बताता है। न्यूनतम मजदूरी केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा अधिसूचित की जाएगी या समय या उत्पादन की संज्ञा पर आधारित होगी। तो न्यूनतम मजदूरी जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो है तय किया जाएगा, जिसको कहा अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है। और ये समय अनुसार और उस संस्था के उत्पादन के हिसाब से और संख्या के आधार पे जो है ये न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। 5 वर्ष के अंतराल से पहले ही केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर का संशोधन और समीक्षा की जाएगी। तो हर 5 साल के अंतराल पे जो है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो है न्यूनतम मजदूरी में जो है वो संशोधन किया जाएगा। ठीक है। समीक्षा करके, नहीं तो संशोधन किया जाएगा, नहीं तो सेम रहेगा, नहीं तो 5% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। वो सरकार के ऊपर है समय के अनुसार। तो हर कहने का मतलब हर 5 वर्ष में समीक्षा की जाएगी और उसमें संशोधन किया जा सकता है, या उस संशोधन मतलब कि बदलाव किया जा सकता है। आगे देखते हैं। संहिता समान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों की मजदूरी और भर्ती से संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। इसका कहने का मतलब है, आप किसी संस्था में मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो समान प्रकृति के लिए जो है कर्मचारी की मजदूरी और भर्ती संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव का प्रतिबंध। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, लड़की है, लड़का है, इसमें जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस कार्य को लेडीज़ भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उतनी ही सैलरी जो है जितना पुरुष को दिया जाएगा उतना स्त्री को दिया जाएगा। तो इस कानून में यही बताया जाता है, संहिता में जो है, कि समान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों की मजदूरी और भर्ती संबंधित मामलों में लैंगिक भेदभाव प्रतिबंधित करती है। ठीक है। कोई भी कार्य करो तो उनको वो समान है, पुरुष स्त्री, और भर्ती लेने के लिए, नियुक्ति लेने के लिए जो है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत से जगह आप देखेंगे फैक्ट्री में जो है पुरुष को जो है प्राथमिकता दी जाती है, महिलाएं जो है वो बताया जाता है कि जो है वीक होती हैं, तो जो है उनको जल्दी नियुक्ति नहीं लिया जाता है। तो ये कानून यही बताता है कि महिला और पुरुष जो है वो सेम है, उनके संग कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो ये गलत है, ये अपराध है। फिर है, संहिता में एक नियोक्ता द्वारा दिए गए अपराधों जैसी नियत वेतन से कम भुगतान करने या संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है। तो नियोक्ता मतलब कंपनी का मालिक, तो उसके द्वारा अगर कोई कृत्य या अपराध किया जाता है, या या वो किसी कर्मचारी या मजदूर के वेतन में कम भुगतान करता है या किसी चीज़ का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए जो है जुर्माना और दंड का प्रावधान है। अपराध की प्रकृति के आधार पर दंड अधिकतम 3 महीने तक के लिए या कारावास के लिए जो है, अपराध की प्रकृति के आधार पर दंड अधिकतम 3 महीने तक के कारावास के साथ 1 लाख जो है तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। कहने का मतलब जो है, संहिता में एक नियोक्ता द्वारा किए गए अपराधों जैसी नियत वेतन से कम भुगतान करने या संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना और दंड का प्रावधान है। और ये दंड जो है किस तरीके से दिया सकता है, कम से कम 3 महीने का कारावास हो सकता है, नहीं तो 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार जो है, केंद्र जैसे मोदी गवर्नमेंट जो है वो केंद्र में है, राज्य सरकार मान लीजिए आप कोई भी राज्य में रहते हैं, जैसे यूपी में रहते हैं तो योगी आदित्यनाथ है, तो ये लोग जो है मिलके ये मजदूरी अधिनियम के लिए जो है ये एक एक्ट बनाने के लिए या उसकी समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। वही बोर्ड जो है
हर चीज़ की समीक्षा करके जो है सरकार को सलाह देगी। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में नियोक्ता, कर्मचारी, नियोक्ता के बराबर की संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति और राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है दोस्तों, उसमें जो है नियोक्ता मतलब जो नियुक्ति दे रहा है, जो कर्मचारी मजदूरी को नियुक्ति देता है उसको नियोक्ता कहते हैं। तो नियोक्ता और उस संस्था में जो नियोक्ता होता है, उसके बाद जो कर्मचारी, ठीक है, जितने नियोक्ता रहेंगे उतने ही कर्मचारी इस बोर्ड में जो है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में, जैसे होता है ना कि एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 3 मेंबर जो है वो मालिक हैं, उनके शेयर हैं, ठीक है, तीनों के बराबर और शेयर हैं। तो उसी तरीके से केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में जितने नियोक्ता रहेंगे उतने उस संस्था के कर्मचारी रहेंगे, ठीक है, नियोक्ता के बराबर संख्या में कर्मचारी रहेंगे। और कुछ स्वतंत्र व्यक्ति, ये बाहर के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सरकार उसको नियुक्त करेगी और राज्य सरकार अपने 5 प्रतिनिधि को उसमें शामिल करेगी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोनों केंद्रीय और राज्य बोर्डों पर कुल सदस्यों में से 1/3 महिलाएं होंगी, ठीक है। तो केंद्र और राज्य जो बोर्ड बनेंगे उसमें कुल जितने सदस्य रहेंगे उसकी 1/3 संख्या जो है वो महिलाएं होंगी, ठीक है। कहने का मतलब 100 अगर उसमें मेंबर हैं तो उसमें जो है 33 मेंबर जो है वो महिलाएं होंगी, ठीक है, 1/3। यह बोर्ड संबंधित सरकारों को विभिन्न मुद्दों जैसे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सलाह देगा। तो ये बोर्ड क्या कार्य करेगा? ये बोर्ड जो है सरकार के विभिन्न मुद्दों, ठीक है, जितने सरकार के कामकाज है उनके बारे में भी सलाह देगा। न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए समय के हिसाब से, ठीक है, उनको मज़दूरों को या कर्मचारियों को क्या फैसिलिटी देना चाहिए स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है, उनके परिवार के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या पैमाना होना चाहिए समय के अनुसार, ठीक है, उसका निर्धारण और महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाने का सलाह देगा कि ठीक है किसी संस्था में या किसी क्षेत्र में महिलाओं को जो है किस तरीके से रोजगार के रूप में उनको जोड़ा जाए। तो ये सारी चीज़ों को जो है रिसर्च करके ये सरकार को सलाह देंगे, ठीक। अब इसके लाभ क्या क्या है, प्रमुख प्रावधान तो आपको बता दिया गया। इतने सारे प्रमुख प्रावधान जितने इम्पोर्टेंट थे आपको हम बता दिए। अब इसके लाभ देखते हैं क्या क्या है ये सारी चीज़ों के। तो ये जितने प्रमुख प्रावधान बनाए गए हैं इस एक्ट में, उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो न्यूनतम मजदूरी में एकरूपता लाना। तो इस एक्ट का बनाने का ये मकसद है सबसे बड़ी चीज़ की कि न्यूनतम मजदूरी जो है में जो है एकरूपता लाना। जहाँ भी जो भी संस्था में जो भी मजदूरी दिया जा रहा है उसमें जो है कम से कम कितना सैलरी होना चाहिए, अगर खतरनाक काम है या सरल काम है उसमें कितना सैलरी होना चाहिए, एक पैमाना अगर सरकार बना देती है, इस एक्ट में बना देती है, तो मिनिमम उतना पैसा जो है मज़दूरों को या कर्मचारियों को मिलना ही है। तो इससे ये लाभ होता है, इससे जो है नियोक्ता जो है और कंपनी के जो मालिक हैं, जो संस्था के मालिक हैं, वो जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हर स्टेट के हिसाब से अलग न्यूनतम मजदूरी दर है। तो नियोक्ता जो है वो कर्मचारी और मजदूरों के संग जो है भेदभाव नहीं कर सकता, उनके संग जो है गलत नहीं कर सकता। तो मजदूरी की परिभाषा की बहुलता को समाप्त करना, मजदूरी की परिभाषा की बहुलता को समाप्त करना, नियोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी के साथ साथ अनुपात लागत को कम करना। अब नियोक्ता और मजदूर और कर्मचारियों में जो है हमेशा झगड़ा होता रहता था, मुकदमा बहुत ज़्यादा जो है लेबर लॉ बोर्ड में जाता था। तो ये जो है अब ये मुकदमेबाजी बहुत कम हो जाएंगे इस एक्ट की वजह से, ठीक है। तो इस एक्ट का ये फ़ायदा है। अब विस्तार इसका देख लेते हैं कहाँ तक विस्तार है। केंद्र सरकार संपूर्ण देश में सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती है। अगर राज्य चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी तय कर सकती है। तो अब से ये सरकार के ऊपर है कि जो है वो संपूर्ण देश में वो किसी भी क्षेत्र में जो है वो न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती है। राज्य चाहे तो उस न्यूनतम जो मजदूरी बनाया गया है उससे भी ज़्यादा पैसा अपना वो जो है न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार ने 100 रुपया तय किया है मनरेगा में, तो राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में जो है 110 रुपया उससे बढ़ा के 10 रुपया दे सकती है। वो राज्य सरकार के ऊपर है, ठीक है, अपने अपने स्टेट में। तो इसके कहने का मतलब यही है।
तो दोस्तों ये एक्ट में इतनी बातें थी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको संक्षिप्त में समझें, तो ये संहिता जो है, ठीक है, ये संहिता जो है ये सभी श्रमिकों पर लागू होती है। रेलवे खान तेल क्षेत्र पर कार्यरत श्रमिकों का जो है निर्णय केंद्र सरकार के अधीन है और शेष पर जो है राज्य सरकार का अधीन है। तो ये सारी बातें जो है इस लेबर एक्ट के द्वारा है। इसमें 4 जो है कानून को जो है सम्मिलित रूप से जो है एक जगह करके एक कानून बनाया गया है। इससे जो है बहुत सरलता हो और सारे निर्णय लेने में आसानी हो। जैसा कि आप जान रहे हैं, मोदी सरकार जब से आई है तब से जो है सभी चीज़ों को जो विस्तार, जो चीज़ें लिखी हुई, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट बने हैं उसको सम्मिलित करके एक जगह जो छोटा बनाने की कोशिश है इसकी। तो हम लोग कल जो है नेक्स्ट डे जो है हम लोग देखेंगे 2020 में जो एक्ट आया था, व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता, ठीक है, व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य समिति संहिता 2020, बिजनेस सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कमेटी कोड 2020, इसको हम लोग कल देखेंगे। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आज पहला दिन था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सुधरती जाएंगी। और कहने का मतलब दोस्तों, जितनी चीज़ें आपको दी जाती है अगर आप उसको अगर ईमानदारी से करते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये एग्ज़ाम जो है ये MCQ बेस्ड है, ये बहुत सरल एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आप यही कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस जो है कहीं भी, यहाँ चाहे कहीं भी प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपकी जो है ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जितनी ज़रूरत है उतना आपको करा दिया जाएगा। समय समय पर आपको वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। नमस्कार।